साण बनारसी के वास्तव में शिष्य हैं ही नहीं। क्यों कि साण बनारसी मेरे पितामह के शिष्य थे और मेरे पितामह का जो शिष्य है वो ऐसा भद्दा शिष्य पैदा कर ही नहीं सकता। और रह गई बात मीडिया कवरेज की, तो मीडिया तो इसी तरीके से कवरेज करता रहेगा। किसी को मिर्ची लग रही है, लगती रहे, परवाह नहीं करनी है। और हमारा संघ भी इस बात के लिए ही स्थापित किया गया है कि मीडिया के जो अधिकार है, मीडिया के अधिकार का हनन नहीं करेगा कोई। महिलाएं चार दीवारी लांग करके एक इस तरीके के पेशे में आ रही है, ये बड़ी बात है। काशी में महिलाएं रिपोर्टिंग में आ रही है, पत्रकारिता में आ रही है, बड़े शहरों की तरीके से यहां भी महिलाएं मुखर होकर के आगे आ रही हैं। इस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं उससे उनका मनोबल टूटेगा। के लोग है ना, वो बिल्कुल बनारसी कहलाने लायक नहीं है। यहां तो देख रहे हैं फैशन चल गया है, दमदार बनारसी, उल्लू बनारसी, बेढप बनारसी, डंडा बनारसी, जो तमाम बनारसी पैदा हो गए। खाली बनारसी लगा देने से आप उनकी अनुवांशिकी धारा के प्रहरी नहीं बन जाएंगे। और जस का तस दिखाने में अगर आपकी वाहवाही हो रही है तो भी आपका ठीक, और अगर जस का तस दिखाने में आपकी वाहवाही नहीं हो रही है तो ये आपकी कमी है। इसको आपको अपने तरीके से लेना पड़ेगा कि आपके आयोजन में कमी थी, इसलिए हम जस का तस दिखाए, उसका संदेश दूसरा गया। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका आयोजन ये कहां तक सही। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले क्लाउन टाइम्स के सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे वाराणसी के महामूर्ख सम्मेलन के दौरान एक ऐसी घटना है जिसमें एक खबर क्लाउन टाइम्स से प्रसारित हुई। उसके बाद एक यहाँ के स्थानीय कवि ने उस खबर के बाद काफी अमर्यादित टिप्पणी किया, और जो कि महिला पत्रकारों के खिलाफ था, क्लाउन टाइम्स संस्थान के खिलाफ था। तो इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और हमारे साथ है वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश गुप्ता। वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और सहारा के संस्थापकों में से एक रहे हैं, सहारा के रीजनल हेड रहे हैं, एपीएम चैनल के ये स्टेट हेड रहे हैं ना। राजेश गुप्ता जी उस रक्त धारा के व्यक्ति हैं। भैया जी बनारसी के पौत्र हैं, जो आज अखबार के संस्थापक संपादक रहे हैं भैया जी बनारसी। और ये कवियों की बात की जाए तो बेढप बनारसी, चोट बनारसी, ये इनके साथ के कवि रहे हैं। तो आज हम राजेश जी के सामने बैठे और राजेश से बात करते हैं कि किस तरह का ये काम हो रहा है और किस तरह की ये भद्दी टिप्पणी हो रही मीडिया पर। और जहां तक बात की जाए कि साण बनारसी, चकाचक बनारसी, धर्मशील चतुर्वेदी साहित्यकार थे, वो लोग भैया जी के बाद के पीढ़ियों के लोग रहे, उनको भैया जी का बड़ा स्नेह रहा। तो इन कवियों के साथ आपका बहुत राब्ता रहा, आपके परिवार का। तो ये जो कवि महोदय जो इस तरह की टिप्पणी करें, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बनारस को बनारस बोलना पड़ेगा। ये बनारस जो आज इस तथाकथित कवि लोगों ने बिना रस कर दिया है, सवाल उस पे है। बनारस अब बिना रस हो रहा है। पहले जो कवि सम्मेलन होते थे, पहले जो मुशायरे होते थे, पहले जो काव्य गोष्ठियां होती थी, वो यहाँ बनारस के लोगों को रस से सराबोर करने के लिए होती थी। अब उद्देश्य बदल गया। जो बनारस का जो कविताओं का की जो धारा थी, गंगा के किनारे समानांतर कविताओं की एक धारा बहती थी बनारस में, वो धारा खत्म हो गई। अब काव्य धारा की जगह अब द्रव्य धारा शुरू हो गई है। तो जब काव्य धारा के साथ आप द्रव्य धारा को जोड़ देंगे तो फिर काव्य धारा तो जो है नगण्य हो गई। तो अब यही हो रहा है। अब जो तथाकथित जो कवि जो नए आ रहे हैं, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि बनारस के लोगों का मिजाज क्या है, बनारस के लोगों की मस्ती कैसी है, बनारस के लोग क्या सुनना चाहते हैं। अब उनको किसी तरीके से येन केन प्रकारेण कवि सम्मेलन का आयोजन करके, मुशायरे का आयोजन करके अर्थ लाभ करना है। सवाल ये होता है कि छोटी सी खबर चलती है महामूर्ख मेले की, जिसमें हमने मात्र एक खबर लगाई थी कि आयोजक ने यहाँ का जो प्रसारण है उसको एक YouTube चैनल को 5,000 में बेच दिया। ये मैंने नहीं कहा। वहां पे एक अच्छी महिला थी जो इस आयोजन से जुड़ी हुई थी, उसने आके मुझे कहा कि सर आप यहाँ पे कवरेज मत करिए। तो मैंने पूछा, मैंने उस समय तो मैंने अपने कैमरा हटा दिया। बाद में जब मैंने उससे पूछा तो उसने माफी मांगा, बोला कि ये जो संचालक यहाँ बैठे हैं, मैं उनका नाम तो ले लूं क्या? तो उनका नाम है दमदार बनारसी, उनको कहते हैं। अब वो दमदार बनारसी हैं। जब FIR उनके खिलाफ हुई तो पता लगा वो विजेंद्र मिश्र हैं। तो दमदार बनारसी ने आपको कई बार मना करने के लिए कहा। तो सर मैंने न चाहते हुए आपको मना किया, लेकिन मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। मैं उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अच्छी लड़की, भाई किसी के परिवार का आप नाम नहीं ले सकते। उसी खबर के बाद 1 तारीख का मुशायरा, 12 तारीख को प्रसारण। उसमें मैंने यही दिया कि जो अच्छे कवि हैं, जिनकी रचनाएं लाखों लोगों तक जानी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये आपको जानकर
अच्छा लगेगा कि क्लाउन टाइम्स में 2019 में उसी कवि सम्मेलन की कवरेज जब हुई तो 2,85,000 लोगों ने एक कवि के पूरे कविता को सुना। और इस बार की जब इन्होंने उसका सौदा किया तो 5,000 के सौदे में कविता इनकी 200 से 250 लोगों तक ही गई। तो मैंने एक संदेश दिया कि अगर आपको आर्थिक संकट है तो अपने प्रायोजकों से निवेदन करिए कि आपको कुछ और आर्थिक मदद करें, लेकिन अगर कवियों की रचनाओं को आप एक किसी यूट्यूबर्स के हाथों गिरवी रख देंगे तो ये जो संदेश पूरे देश में जाना है वो जा नहीं पाएगा। बस यहीं से वो चिढ़ गया और इस खबर के बाद उन्होंने हमको व्हाट्सएप पे व्यक्तिगत मैसेज भेजा कि मैं इसका जवाब दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मैसेज दिया कि नहीं, आपने मुझसे 20,000 की रंगदारी मांगा। राजेश जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये इस तरह का जो ओछापन आपने भी कभी झेला है सहारा में, या किसी की आलोचना करने से इस तरह की भद्दी टिप्पणी की जा सकती किसी मीडिया संस्थान के ऊपर? देखिए, अब ये जो तथाकथित नए जो कवि आए ना, इनका उद्देश्य बदल गया। इनका उद्देश्य कविता के जरिए हास्य पैदा करना नहीं है, इनका उद्देश्य कविता के जरिए कमाई करना है। तो जब कविता के जरिए कमाई करने का जब उद्देश्य हो जाएगा तब आप ये समझिए कि फिर वो असली जो बात है, जो तत्व है, वो तो गायब हो जाएगा। हमने बनारस में वो भी जमाना देखा है, पंडित धर्मशील चतुर्वेदी जब संचालन करते थे, चकाचक बनारसी जब मंच पे कविताएं पढ़ते थे, या बाकी और भी नजीर बनारसी साहब का मुशायरा भी हमने सुना है, हमने अपने पितामह भैया जी बनारसी को भी सुना है। तो जिस तरीके का काव्य होता था, जिस तरीके का हास्य होता था, वो तो अब बनारस से खत्म हो रहा है। अब नया कोई पैदा ही नहीं हो रहा है, और नया जो पैदा हो रहा है वो बदनाम हो रहा है। वो दमदार को छोड़िए, वो तो एकदम दम ही निकाल दे रहा है कविता का। तो ये दौर जो शुरू हो गया, ये बनारस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके का रवैया रहेगा तो फिर कैसे मीडिया कवरेज करेगी किसी चीज का? अगर आप एक चीज को सीमित कर देंगे कि नहीं सिर्फ हम ही इसको बेचेंगे, क्या मतलब है? कविता बेचने की चीज नहीं है, कविता तो आनंद की चीज है। राजेश जी, तो ऐसा काम तो कुमार विश्वास भी कर रहे हैं। कुमार विश्वास इंडिविजुअल है। ये एक महामूर्ख सम्मेलन काशी का आयोजन है, और काशी का नहीं, ये पूरे प्रदेश का आयोजन है। पूरे प्रदेश का नहीं, ये देश का आयोजन है। तो देश का आयोजन है और उसको आप किसी व्यक्ति तक सीमित कर देंगे? आप ये नहीं हो सकता। राजेश जी, हमें ये बताएं कि मान लिया आपने किसी खबर में किसी की आलोचना की तो उसको किस रूप में लेना चाहिए? मान लिया नेता खिलाफ आपने आलोचना की, प्रशासन के खिलाफ आलोचना की आपने, कवि का भी यही काम है, वो व्यंगकार है। व्यंगकार अगर कोई व्यंग रचता है तो नेता जो मंच पे बैठे वो भी आत्मसात करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। तो ये जो कवि काम कर रहा है कि एक सीख उसको दी गई और वो सड़क छाप हरकत कर रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, एक व्यंगकार जब अपने तरकश से व्यंग का तीर निकाल करके जब फेंकता है तो जिस व्यक्ति को वो तीर लगता है, ठीक है, उसके तीर में बहुत असर था, लेकिन उस तीर को इतने मासूम तरीके से वो अपने साथ लगाता है कि उस तीर को अपने सीने से निकाल करके चूम लेता है कि वाह, तुम्हारे व्यंग में इतना दम था। तो ये वो दौर था। तो व्यंग करिए, आप व्यंग के लिए मना नहीं है, व्यंग आप करिए, लेकिन ऐसा व्यंग मत करिए जिससे कि किसी की मर्यादा तार तार हो, किसी की इज्जत तार तार हो। तो अब ये तो मर्यादा और इज्जत को तार तार करने पे आमादा अगर कवि हो जाए तब तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा बनारस का। बनारस को फिर बिना रस होते हुए कोई रोक नहीं सकेगा। पूरी बात समझो, साण बनारसी का शिष्य है, उन्होंने उसको ये जिम्मेदारी दी है कि महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन वही करे, और इन आयोजकों का ये कहना है कि हमको पैसे नहीं इतने मिल पा रहे जिससे मैं आयोजन कर सकूं, इसीलिए दमदार ने उस आयोजन के इस क्लिप को एक यूट्यूबर्स को बेचा है। ये कहां तक तर्क संगत है? और उसके बाद इसकी खबर प्रसारित होती है तो वह व्यक्ति उस मीडिया हाउस पर ओछी हरकत करता है, वहां के महिला पत्रकारों पर भद्दी टिप्पणी करता है। आपने ही लीड किया वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से, आपने ज्वाइंट सीपी के यहाँ पूरा डेलीगेशन लेके आप गए थे और हम लोग भी आपके साथ पीछे पीछे गए। तो क्यों गए, क्या जरूरत पड़ी और क्यों मुकदमा कायम करवाना पड़ रहा आपको? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि वो साण बनारसी के शिष्य हैं, तो मैं यहाँ इस बात को स्पष्ट कर दूं कि वो साण बनारसी के वास्तव में शिष्य हैं ही नहीं। क्यों? कि साण बनारसी मेरे पितामह के शिष्य थे, और मेरे पितामह का जो शिष्य है वो ऐसा भद्दा शिष्य पैदा कर ही नहीं सकता।
तो मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि वो साण बनारसी के शिष्य नहीं है। साण बनारसी जी को भ्रमित किया होगा उन्होंने, और एक तरीके से पुराने जमाने में, पुराने समय में जब भी कोई काशी में आयोजन होता था तो नगर के जो प्रमुख लोग होते थे उनके साथ बैठ के एक बैठक होती थी। उसका खर्च कितना आ रहा है उस आयोजन का, तो नगर के सारे लोग बढ़ के आगे आते थे और उसको कंट्रीब्यूट करते थे, पैसे देते थे, उससे आयोजन होता था। और अब क्या है, अब इस तरीके के लोग, जो नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि आयोजन हो, लोगों का मनोरंजन हो ना हो, उसको दरकिनार करके पैसा आना चाहिए। तो जब आप इसको जीविका का साधन बना लेंगे तो उसमें से हास्य गायब हो जाएगा, मस्ती गायब हो जाएगी और बिंदासपना गायब हो जाएगा, जिंदादिली गायब हो जाएगी। राजेश जी, एक और बड़ा सवाल है कि हमने सुना है कि भैया जी बनारसी के यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आया करते थे, क्या था वो? देखिए, वो दौर तो बड़ा दूसरा दौर था। मेरे पितामह बताया करते थे कि जब अटल जी बनारस आए और पत्रकारिता जीवन की शुरुआत उन्होंने काशी से की थी, और इस बात का जिक्र उन्होंने जब बहुत पहले संपूर्णानंद में एक सभा थी चुनावी, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि काशी मेरे लिए नया नहीं है, काशी के एक बहुत छोटे से मोहल्ले से मैंने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की थी। और वो जो अखबार था जो मेरे पितामह निकालते थे, वो आधे पैसे का अखबार था। छेद वाला जो पैसा होता है ना, छेदहा पैसा जिसको बोलते थे, छेदहा पैसे से वो अखबार बिकता था। और उस अखबार में नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे लोग लिखते थे। तो ये वो दौर था पत्रकारिता का। और उसी समय की एक बात और मैं आपको बताऊं कि मेरे जो पितामह थे वो आज अखबार के संपादक थे, और उस जमाने में वो कॉलम निकलता था उनका, अरबी न फारसी, भैया जी बनारसी। और उन्होंने एक कॉलम शुरू किया, नेहरू के नाम पाती, इंदिरा के नाम पाती। और कमलापति त्रिपाठी इस बात को लेकर के, उनका मत एक नहीं था, कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस के नेता थे और वो बार बार इस बात के लिए बोलते थे कि नहीं, ये नेहरू के नाम पाती, इंदिरा के नाम पाती नहीं लिखी जाएगी। और इसको लेकर के वो बाबू शिव प्रसाद गुप्त और बाबू सत्येंद्र कुमार गुप्त के पास जाते थे, और इसी बात को लेकर के मेरे पितामह ने, भैया जी बनारसी ने इस्तीफा सौंप दिया। घर आए लोग मनाने और घर से मना के लेके गए। तो एक वो दौर था और एक आज का दौर है कि भाई हम अगर किसी रिपोर्टिंग को कर रहे हैं, वो रिपोर्टिंग हो सकता है कि आपके फेवर में हो सकता है आपके फेवर में ना हो, लेकिन हम तो उसको निष्पक्ष तौर पे कर रहे हैं, बैलेंस तरीके से कर रहे हैं, जस का तस दिखा रहे हैं। और जस का तस दिखाने में अगर आपकी वाहवाही हो रही है तो भी आपका ठीक, और अगर जस का तस दिखाने में आपकी वाहवाही नहीं हो रही है तो ये आपकी कमी है। इसको आपको अपने तरीके से लेना पड़ेगा कि आपके आयोजन में कमी थी, इसलिए हम जस का तस दिखाए, उसका संदेश दूसरा गया। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका आयोजन ये कहां तक सही था। राजेश जी, तो फिर ऐसी संकट तो बराबर मीडिया को आएगा। अब हमारे यहाँ फीमेल रिपोर्टर्स हैं, कई जगह जाती कार्यक्रमों में और कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करती हैं। राजेश जी, आप तो कह रहे हैं किसी के खिलाफ आलोचना करना एक आसान काम है। हमें तो नहीं लग रहा इस तरह की आलोचना करना आसान है। एक छोटी सी खबर में आपने देखा कि एक सड़क छाप कवि कहें या उसको ब्लॉगर कहें, मुझे समझ में किस शब्दों से नवाजा जाए, कि उसी के द्वारा डॉक्टर दीपक मधोक के पिताजी की याद में एक आयोजन होता है सनबीम बरुणा में, डॉक्टर ईश्वरनाथ मेमोरियल मुशायरा है। उस मुशायरे के आयोजक यही महोदय थे। उस मुशायरे को मैं आपको बताऊं कि 12 कवि या 13 कवि मंच पे, वो भी अच्छे मुशायरा करने वाले लोग थे। पूरे आयोजन का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन होने के बाद कुल 12-13 दर्शक दीर्घा में लोग दिखाई दे रहे थे। वहां पे अगली पंक्ति में जब भी मीडिया काम करेगा, अगली पंक्ति में बैठेगा, उसको कैमरा चलाना है। ये पट्टा वहां भी आके डिस्टर्ब कर रहा था, बार बार कर रहा था कि मैं, जो मेरे प्रायोजक हैं वो आगे बैठेंगे, पीछे जाओ पीछे जाओ। और चूंकि काम में डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा उसको समझाना चाहा कि नहीं ऐसा मत करिए। उसके बाद वो ऐसी गंदी हरकत किया, अपने 1 दर्जन समर्थकों के साथ कवियों की हुटिंग करने लगा, उनकी वाहवाही करने लगा, जो बड़ा भद्दा लग रहा था। दीपक मधोक तो सारे लोग जा चुके थे उस आयोजन से, कोई नहीं बचा था। और उसके बाद उसको भी हम लोगों ने छापा था कि ये मुशायरा सुपर फ्लॉप हुआ। तो हम जानना चाहते हैं कि जो आने वाले जो जर्नलिस्ट हैं या हम जैसे जो लोग काम कर रहे हैं पिछले 40 वर्षों से, इसके बाद की जो पीढ़ियां इस तरह की रिपोर्टिंग को करे कैसे, और आयोजक को इस पर इस तरह की टिप्पणी का जैसा दे रहा है ये कवि, जिसको आप क्या कहना चाहेंगे, कवि ही है कि क्या है वो? देखिए, हम तो इस मामले में ये मानते हैं कि जब जब पेशे के साथ पैसा अगर शामिल करेंगे आप, तो इसका दुष्परिणाम दमदार की तरीके से देखने को मिलेगा आपको। कवि सम्मेलन पेशा हो सकता है, पैसा कमाने का जरिया नहीं हो सकता। हमने वो भी दौर देखा है जब बड़े बड़े प्रतिष्ठित कवि भी मंच पाने के लिए तरसते थे
मुझे एक छोटी सी घटना याद है, मैंने अपने पितामह के मुंह से सुनी है। स्वर्गीय चकाचक बनारसी जी अपनी पहली कविता लेकर के यूपी कॉलेज में कवि सम्मेलन चल रहा था और उसकी अध्यक्षता भैया जी बनारसी कर रहे थे, और चकाचक जी ने 3 बार 4 बार अपनी चिट वहां भेजी कि भैया जी मुझे भी एक कविता पढ़नी है। तो अंततः भैया जी को बुलाना पड़ा और उस कविता को देखा उन्होंने कि ये पढ़ने लायक है कि नहीं, और फिर उन्होंने चकाचक जी को पहली कविता उस यूपी कॉलेज के मंच से उन्होंने आमंत्रित किया उनको पढ़ने के लिए। तो कवि सम्मेलन का वो दौर होता था, उस दौर में पैसा कमाने की नियत नहीं होती थी। और रह गई बात मीडिया कवरेज की, तो मीडिया तो इसी तरीके से कवरेज करता रहेगा, किसी को मिर्ची लग रही है लगती रहे, परवाह नहीं करनी है। अगर किसी ने एक बार भी हाथ उठाने की कोशिश की तो उसके हाथ को मरोड़ने का काम भी हम सारे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और हमारा संघ भी इस बात के लिए ही स्थापित किया गया है कि मीडिया के जो अधिकार हैं, मीडिया के अधिकार का हनन नहीं करेगा कोई, और मीडिया के ऊपर तमाम जो 10 तरीके के आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि पैसा वसूल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आपने जो इल्जाम लगाया उसका कोई एविडेंस नहीं है। बावजूद इसके आप बेहयाई की चरम सीमा को क्रॉस कर रहे हैं, और इस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे सारी चीजें आप कर रहे हैं। और महिला रिपोर्टर से महिलाएं चारदीवारी लांग करके एक इस तरीके के पेशे में आ रही है, ये बड़ी बात है। काशी में महिलाएं रिपोर्टिंग में आ रही हैं, पत्रकारिता में आ रही हैं, बड़े शहरों की तरीके से यहां भी महिलाएं मुखर होकर के आगे आ रही हैं। तो एक तरीके से इस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं उससे उनका मनोबल टूटेगा, और मैं तो जिला प्रशासन से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस मामले में मांग करता हूं तो अपने वाराणसी प्रेस क्लब की तरफ से चाहिए, और ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार महिला सहकर्मियों के लिए अश्लील और अभद्र भाषा का प्रयोग न कर सके। राजेश जी, बहुत अच्छी बात आपने किया कि भैया जी बनारसी ने चकाचक बनारसी को मंच दिया, और वो मरते दम तक भैया जी बनारसी की काफी इज्जत करते थे। लेकिन इस दमदार को भी तो क्लाउन टाइम्स ने मैगजीन में मंच दिया, और राहत इंदौरी जो इतने बड़े शायर थे, उनकी मौत के बाद क्लाउन टाइम्स के स्टूडियो में पहली बार किसी कवि को जगह दी गई तो क्लाउन टाइम्स का स्टूडियो रहा। उसके बाद ऐसी अगर उसकी हरकत है तो उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो आज का जो दौर है ना, और आज की जो पीढ़ी के लोग हैं ना, वो बिल्कुल बनारसी कहलाने लायक नहीं है। यहाँ तो देख रहे हैं फैशन चल गया है, दमदार बनारसी, उल्लू बनारसी, बेडर बनारसी, डंडा बनारसी, जो तमाम बनारसी पैदा हो गए। तो खाली बनारसी लगा देने से आप उनकी अनुवांशिकी धारा के प्रहरी नहीं बन जाएंगे। तो इतना ही कहेंगे कि ये उनकी अनुवांशिकी धारा का दोष है, और पुराने जमाने में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। अब लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई। अब लोगों की प्राथमिकता यह है कि कविता के माध्यम से कमाई की जाए। तो जब कविता के माध्यम से कमाई मुख्य हो जाएगी तो कविता गौड़ हो जाएगी। ये कमाई कैसे टूटेगी? अभी आपको एक और सुखद चीज बताएं कि इस खबर को प्रसारित होते ही जब उसके ऊपर FIR हुआ तो दीपक मधोक साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जग्गू भाई ने मेरे को मना किया कि इसको क्यों आप आयोजन देते हैं, और ऐसे लोगों के हाथों में अगर मुशायरे का आयोजन होगा तो उसका हश्र क्या होगा, और ऐसे लोग फिर आयोजन कराएं कैसे कराएं। इसका थोड़ा सा क्लाउन टाइम्स के दर्शकों के माध्यम से ऐसे आयोजकों को बताएं कि वो कैसे आयोजन कराएं। देखिए, इसमें सीधी सीधी बात यह है कि कौन व्यक्ति इस पूरे मुशायरे के संयोजक के रूप में सामने आ रहा है, इसका चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कि ऐसे व्यक्ति जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, जिसके ट्रैक रिकॉर्ड में कहीं कोई बदनामी या बदनुमा धब्बा न हो, ऐसे व्यक्ति को आगे लाना चाहिए, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ कविता के जरिए काशी के लोगों का मनोरंजन हो, और काशी के लोगों के बीच एक हास्य की जो धारा है वो फिर से प्रस्फुटित हो। इस तरीके का जिसका मन मिजाज हो उसी को आयोजन देना चाहिए। और जिसके दिमाग में पैसा घुसा हुआ है, जिसके दिमाग में आयोजन को बेचना घुसा हुआ है, जिसके दिमाग में आयोजकों से पैसा कुछ लेना, कवियों को पैसा कुछ देना, ये घुसा हुआ है, तो फिर वो आयोजन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। और दूसरे सबसे बड़ी बात ये कि काशी में इस तरीके की परंपरा कभी रही नहीं है। काशी में कोई भी आयोजन होता रहा है तो बड़े मिजाज से होता रहा है, मन से होता रहा है, और उसके पीछे बनारस के रईसों का योगदान होता था, बनारस के उद्योगपतियों का योगदान होता था। तो तब जाकर के कोई आयोजन बढ़िया होता था और लोगों के मन और मिजाज का होता था। तो आने वाले दिनों में इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि इस तरीके के जो तत्व हैं इनको 10 कोस दूर रखना पड़ेगा इस तरीके के आयोजनों से। मुशायरा में तो फिर एक ही नाम है, अशफाक मेमन का। उनके आयोजनों को तो आपने देखा होगा। मैंने सहारा समय में
अशफाक मेमन साहब का जो इंडो पाक मुशायरा होता था, वो मैंने ओबी वैन लगा करके लाइव कवर किया है। पूरा 6-6 घंटे एट स्ट्रेच हमने लाइव दिखाया है, और उस मुशायरे की तो बात ही कुछ और थी। वैसा तो मुशायरा ही अब देखने को नहीं मिलता। तो इस तरीके के लोग जो समर्पित भाव से शहर को एक मनोरंजन का और एक इस तरीके का साधन देना चाह रहे हो, उस तरीके के लोगों को आगे आना चाहिए, न कि इस तरीके के लोग जो कि कविता को, मुशायरे को बेचने पे आमादा है। चलिए, आपने क्लाउन टाइम्स को अपना अमूल्य समय दिया, और नवरात्रि के इस अवसर पर नारी शक्तियों का जिसने अपमान किया, जिस तथाकथित सड़क छाप कवि ने जिस नारी शक्ति, नारी महिला जैसी रिपोर्टर जो कि अपनी पूरी चीजों को घर परिवार छोड़ करके लग रही है, उसके खिलाफ जिसने इतनी बड़ी भद्दी टिप्पणी की, उसे क्या संदेश देना चाहेंगे एक जर्नलिस्ट होने के नाते? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई इस तरीके की हिमाकत करता है, जुर्रत करता है कि जो महिलाएं, जो लड़कियां पढ़ाई करके इस पेशे से जुड़ना चाह रही हैं, उनके मन में कुछ कर गुजरने का एक जज्बा है, उस जज्बे को अगर ठोकर मारने का काम कोई करेगा, तो वाराणसी प्रेस क्लब जैसी संस्थाएं हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अभी तो ये मुकदमा हुआ है, हम तो ये मांग करेंगे कि अगर अभी भी उनकी स्थितियां बदली नहीं, उन्होंने अपनी कारगुजारी, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन नहीं लाया, तो मुख्यमंत्री से हम लोग मांग करेंगे कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और बनारस की जो पत्रकारिता है उसको अक्षुण्ण रखने में एक सकारात्मक पहल करें। राजेश जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया। मैं क्लाउन टाइम्स की उस लीगल टीम को और वाराणसी प्रेस क्लब के साथ जिन अधिवक्ता साथियों ने, खासकर सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, अजीत श्रीवास्तव, संजीव वर्मा और सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शिवपूजन सिंह आदि वकीलों का हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।